एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो भाई कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है? हमें पता है हम लोगों ने हमारे डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब भाई ऑर्गेनाइज करना है उस डेटा को। ऑर्गेनाइज मतलब जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट करा है उसे हम इस तरह से अरेंज करें कि उस डेटा के जो आइटम्स है उन्हें हम आपस में कंपेयर कर सकें, उस डेटा से हम लोग फर्दर कंक्लूजन्स निकाल सके। उसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्या समझे कि भाई जो डेटा कलेक्ट करा है उसे इस तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज करो कि भाई उस डेटा के अंदर जो आइटम्स है उन्हें हम आपस में कंपेयर कर सकें और उनसे फर्दर कंक्लूजन्स निकाल सकें। भाई कोई रिजल्ट तो निकले जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट करा है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो फटाफट से डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा को अरेंज करना इन सच अ मैनर, इस तरीके से that comparison becomes easy कि भाई उस डेटा के अंदर जो आइटम्स है उन्हें हम आपस में कंपेयर कर सके, कंपैरिजन आसान हो। एंड फर्दर कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, और उसी डेटा से हम लोग फर्दर कंक्लूजन्स निकाल सके, फर्दर रिजल्ट्स निकाल सके। उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। समझे बच्चा यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है? तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा मेथड होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका है क्लासिफिकेशन। अब भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी। भाई जब हमने जो डेटा कलेक्ट करा है उसे हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ग्रुप्स बोल लो आप, क्लासेस बोल लो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। कि भाई आपने डेटा कलेक्ट करा, आपने क्लास 11th के बच्चों के मार्क्स का डेटा कलेक्ट करा। अब भाई इस डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड कर देना? कि भाई ये साइंस वाले बच्चों के मार्क्स है, ये कॉमर्स वाले बच्चों के मार्क्स हैं, ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के मार्क्स हैं। तो मैंने क्या करा, उस डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। इसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को ही पढ़ेंगे। तो कहीं अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन बोलूं चाहे क्लासिफिकेशन बोलूं, एक ही बात है। आती है बातें समझ में? एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब कि भाई जो डेटा आपने कलेक्ट करा है उसे इस तरह से अरेंज करो कि हम लोग उन आइटम्स को आपस में कंपेयर कर सकें, उनसे कोई रिजल्ट निकाल सकें। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका है क्लासिफिकेशन, कि भाई डेटा को अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। कि भाई मैंने बोला मार्क्स कलेक्ट करे, तो मैंने बोला कि कॉमर्स वाले बच्चों के नंबर ये हैं, अलग ग्रुप में आए। साइंस वाले बच्चों के नंबर ये हैं, अलग ग्रुप में आए। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के नंबर ये हैं, ये अलग ग्रुप्स में आ गए। तो मैंने यहाँ पर डेटा को क्या करा, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। अब मैं इस डेटा को आपस में कंपेयर कर सकती हूँ। आगे बातें समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, डेटा को ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, डेटा को क्यों सिस्टमैटिकली अरेंज करा जाता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या मकसद है? तो भाई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिंपल एंड ब्रीफ। जब हम डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे डेटा काफी सिंपल दिखता है और काफी ब्रीफ दिखता है। ब्रीफ मतलब छोटा दिखता है, तो हम इसे इजीली समझ सकते हैं, इससे इजीली हम लोग कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन मेक्स द डेटा सिंपल एंड ब्रीफ, मतलब उसको कुल मिला के शॉर्ट और सिंपल बनाने का काम किसका है? क्लासिफिकेशन का। सेकंड है यूटिलिटी। बिल्कुल, डेटा की यूटिलिटी बढ़ जाती है। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस बढ़ जाती है। भाई आपने क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करे, किसी के 30 मार्क्स आए, किसी के 40 मार्क्स आए, किसी के 99 आए, किसी के 100 आए, किसी के 10 आए। इस डेटा का कोई यूज नहीं है जब तक आप इसे प्रॉपर ग्रुप्स में अरेंज नहीं करते। और जब आपने इसे ग्रुप्स में अरेंज कर दिया कि भाई कॉमर्स वाले बच्चों के इतने नंबर आए, साइंस वाले बच्चों के इतने नंबर आए, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के इतने नंबर आए, अब भाई आपस में कंपैरिजन पॉसिबल है, सेम तरह का डेटा सेम ग्रुप के अंदर आ गया, तो इससे डेटा की यूटिलिटी बढ़ी, डेटा की यूजफुलनेस इंक्रीज हो गई। थर्ड है कंपैरेबिलिटी।
भाई कंपैरेबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करा है तो हम आपस में डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई साइंस वाले बच्चों के कम नंबर आए हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के ज़्यादा नंबर आए हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप डेटा को क्लासेस और ग्रुप्स में अरेंज कर देते हो देन कंपैरिजन बिकम्स ईजी। फोर्थ है डिस्टिंक्टिवनेस। अब भाई यहाँ पर मैंने डेटा कलेक्ट करा था मार्क्स का। किसका करा था? मार्क्स का। मार्क्स देखा जाए तो एक होमोजीनियस चीज है कि मैंने सबके मार्क्स का डेटा कलेक्ट करा, बट अगर मैंने इस मार्क्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो एक डिस्टिंक्टिवनेस वाली बात आई या नहीं आई? ये सारे मार्क्स अपने आप में अलग अलग हैं कि कॉमर्स वाले बच्चों को मैंने अलग ग्रुप में डाला, साइंस वालों को अलग, ह्यूमैनिटीज वालों को अलग, तो डिस्टिंक्टिवनेस क्रिएट हो गई कि भाई ये नंबर अलग हैं, इनमें और इनमें कंपैरिजन पॉसिबल है, ये साइंस वालों के नंबर है। तो इस तरह से मैं सिमिलर डेटा को भी क्या कर सकती हूँ, आपस में अलग अलग दिखा सकती हूँ, डाइवर्सिफिकेशन दिखा सकती हूँ कि भाई ये कॉमर्स वालों के नंबर, ये साइंस वालों के नंबर, ये ह्यूमैनिटीज वालों के नंबर। तो कई बार सेम डेटा को भी अगर आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी तो उससे एक डिस्टिंक्टिवनेस क्रिएट होती है, हेट्रोजीनिटी आती है एक डेटा के अंदर। फिर है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। बिल्कुल, अगर आपने डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्लासेस में डिवाइड कर दिया तो वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। अब अट्रैक्टिव तो दिखता है, ये इफेक्टिव भी होता है कि भाई उसका असर ज्यादा होता है, उसे समझना आसान है, उससे कंक्लूजन्स निकालना, रिजल्ट निकालना आसान है, और वो जो रीडर है जो उस डेटा को देख रहा है उसके माइंड पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है। लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो वो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, बट अगर आपने सिस्टमैटिकली देखा है कि जो डेटा है वो टेबल्स वगैरह के अंदर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है तो वो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगा। तो इट मेक्स द डेटा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। और लास्ट है साइंटिफिक अरेंजमेंट। भाई सही है ना, डेटा को आपने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी डिवाइड करा है तो एक बहुत साइंटिफिक तरीका है, और साइंटिफिक तरीका है तो ये रिलायबल है, लोग इस पर निर्भर रह सकते हैं, इससे फर्दर कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन की भाई क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन कि भाई एक अच्छे क्लासिफिकेशन के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिवनेस समझते हैं। भाई मुझे समझिए एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी इनकम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है कि उनकी फैमिली इनकम क्या है, उससे रिलेटेड मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी फादर की इनकम 10,000 तक की ही है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स की इनकम 10,000 से 20,000 तक की है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 20 से 30 के बीच में भी है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 लाख से ऊपर इनकम है। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है कि हम किसी भी आइटम को इग्नोर ना करें। भाई जिस बच्चे की फैमिली इनकम कम से कम है वो भी इंक्लूड होना चाहिए, जिसकी ज्यादा से ज्यादा है फैमिली इनकम वो भी इंक्लूड होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है कि एक भी आइटम ना छूटे। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 उस क्लासिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई भी एक मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्या क्वालिटी हुई? कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कि उसमें सारे आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए, कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी। भाई एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि उससे फर्दर कंक्लूजन्स निकाल सके और रिजल्ट निकाल सके। मतलब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा आइटम कौन से ग्रुप के अंदर आएगा। तो इट शुड बी क्लियर, सिंपल एंड देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट है होमोजीनियटी। भाई एक ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स आ रहे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस मतलब क्या होना चाहिए? सिमिलर। होमोजीनियस मतलब सिमिलर, कि भाई कॉमर्स वाले ग्रुप के अंदर सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के ही मार्क्स होने चाहिए, साइंस वाले ग्रुप में साइंस वाले बच्चों के ही मार्क्स होने चाहिए। तो डेटा कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, एक ग्रुप के अंदर सेम तरह का डेटा आना चाहिए। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। अब भाई मान लीजिए आपको डेटा कलेक्ट करना है बच्चों की फैमिली इनकम से रिलेटेड। आई बात समझ में? आपको डेटा कलेक्ट करना है बच्चों की फैमिली इनकम से रिलेटेड, और आप बच्चों को क्लासिफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। तो ये क्या सूटेबल है? भाई इनकम और मार्क्स में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। आपको इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है और आप बच्चों का क्लासिफिकेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो सूटेबल होना चाहिए कि आपका स्टडी का मकसद क्या है।
नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। भाई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में एक बार आप जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, यहाँ पर मैं किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, मार्क्स के बेसिस पर, यहाँ किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, इनकम के बेसिस पर, उसी बेसिस पर फर्दर क्लासिफिकेशंस होने चाहिए सेम स्टडी के अंदर। बार बार आपका जो आधार है, आपका जो बेस है क्लासिफिकेशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे क्लासिफिकेशन का, इलास्टिसिटी। भाई उसमें चेंजेस पॉसिबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी। अगर मान लो कल को आपको कोई चेंज करना है तो आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सको, इतनी इलास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट तरीका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्या क्वालिटीज होती हैं। आप फटाफट से यहाँ तक का कॉपी करो, फिर हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब भाई हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चन यहां से बनना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो भाई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि हम लोग डेटा को किस किस बेसिस पर, किस किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ज्योग्राफिकल बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। जब भी हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जब हम प्लेस के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। समझते हैं कैसे? यहां मैंने लिखा स्टेट्स, मतलब ये अलग अलग स्टेट्स लिख दी, आसाम, बिहार, केरला, राजस्थान, गुजरात। यहां पर मैंने लिखा शुगर का प्रोडक्शन। शुगर का प्रोडक्शन आप मान लो मिलियन टन्स के अंदर है, जितना भी है। तो मैंने यहाँ पर डेटा को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। भाई आसाम के अंदर शुगर का प्रोडक्शन कितना है, बिहार में शुगर का प्रोडक्शन कितना है, केरला में शुगर का प्रोडक्शन कितना है, राजस्थान में कितना है, गुजरात में कितना है। तो हियर आई एम क्लासिफाइंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस के बेसिस पे मैं डेटा को क्या कर रही हूँ, क्लासिफाई कर रही हूँ। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को बोला जाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आती है बात समझ में? बहुत ही आसान था कि प्लेसेस के बेसिस पे डाटा को क्लासिफाई करा, तो कौन सा क्लासिफिकेशन? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब भी हम टाइम के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहां मैंने ईयर लिख दिया, यहां मैंने सेल्स लिख दी, 2017, 18, 19, 20। तो ये मैंने क्या लिखा है, अलग अलग ईयर्स लिखे हैं। टाइम के बेसिस पे मैं डाटा को क्लासिफाई कर रही हूँ कि भाई 2017 में सेल्स इतनी थी, 18 में सेल्स इतनी है, 19 में इतनी, 20 में इतनी। तो मैंने क्या करा, टाइम के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करा। ये है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। अब भाई जब हम डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज क्लासिफाई कर रहे हैं, क्वालिटीज को एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। उस क्लासिफिकेशन को बोला जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को दोबारा 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा? सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक। भाई जब आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो सिर्फ एक ही क्वालिटी के बेसिस पर, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, तो उसे हम कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। वहीं जब आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, एक क्वालिटी या एक कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा के बेसिस पर आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो, कि भाई एक क्वालिटी के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो, सिंपल क्लासिफिकेशन। एक से ज्यादा क्वालिटीज के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेल एंड फीमेल। तो भाई यहां पर मैंने पॉपुलेशन को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये हो गया मेरा कौन सा? सिंपल क्लासिफिकेशन। वहीं यहां देखो पॉपुलेशन को क्लासिफाई करा मेल और फीमेल में, मतलब पहले तो मैंने जेंडर के बेसिस पे पॉपुलेशन को क्लासिफाई करा, फिर मेल्स के अंदर भी मैंने 2 ग्रुप्स कर दिए, लिटरेट और इलिटरेट। फीमेल्स में भी 2 ग्रुप्स आ गए, लिटरेट और इलिटरेट। मतलब जेंडर के अलावा मैंने किस बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करा? लिटरेसी के बेसिस पर भी। मतलब एक से ज्यादा बेसिस पर अगर मैं डेटा को क्लासिफाई कर रही हूं तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। वहीं लास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, जिसे हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, भाई यहाँ पर हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे डिजिट्स के बेसिस पर, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, भाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो यहाँ पर ये क्या है, नंबर्स हैं, कोई क्वांटिटेटिव डेटा है, डिजिट्स है, मैथमेटिकल वैल्यूज हैं। जब इनके बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। भाई मार्क्स भी हो सकते थे, हो सकता था किसी कंपनी का मैं प्रॉफिट ले लेती, हो सकता था मैं किसी कंपनी की सेल्स यहाँ पर ले लेती। तो जब भी कोई मैथमेटिकल डिजिट्स आ जाती हैं, नंबर्स आ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो चलो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ज्योग्राफिकल मतलब प्लेस के बेसिस पे क्लासिफाई करना, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करना, जिसकी दो कैटेगरीज है, सिंपल और मैनीफोल्ड। एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन को एक ही बेसिस पे बांट दिया, जेंडर के बेसिस पर, तो सिंपल क्लासिफिकेशन। एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, जैसे जेंडर के बेसिस पे भी, लिटरेसी के बेसिस पर भी, तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा चैप्टर 4 आधा कंप्लीट कर लिया, आधा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो प्लीज यार, अगर वीडियोस समझ में आते हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।